जयपुर में आज सांसद रामचरण बोहरा के घर पर लगभग 100 गांवों के लोग एक साथ पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि द्रव्यवती नदी में जो आश्रम आ रहा है उस आश्रम को जेडीए न तोड़े और इसकी दरख्वास्त को लेकर वो सुबह सांसद रामचरण बोहरा के घर पर पहुंचे। जयपुर में आज विधानी आश्रम को बचाने के लिए सांसद रामचरण बोहरा के करीब 100 गांवों के लोग पहुंचे। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण कार्य के अलाइनमेंट में ये आश्रम आ रहा है और इसके टूटने की संभावना को देखते हुए जयपुर और उसके आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग सांसद के यहाँ पहुंचे। आलम ये हो गया कि दुर्गापुरा इलाके के जिस क्षेत्र में सांसद का घर है उसी पूरी गली में लोगों से पटी पड़ी थी। लोगों की इस गुहार पर सांसद ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वो आज ही विधानी आश्रम जाएंगे और जेडीए के इंजीनियर्स के साथ इस बात को देखेंगे कि विधानी आश्रम द्रव्यवती नदी के काम में कितना बीच में आ रहा है। जबकि लोगों का यह आरोप था कि नदी का रास्ता आश्रम के दूसरी तरफ से है, लेकिन जेडीए ने उस आश्रम की तरफ से निकाल दिया है। लोगों का कहना है कि आश्रम आजादी से भी पहले का है और सभी धर्म के लोगों में इसकी आस्था है। हमारे गुरुजी के भी गुरुजी जिन्होंने यहाँ तपा है, अब ये अलाइनमेंट में केस आ रहा है, केस नहीं आ रहा है, ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है। बाकी आश्रम सैकड़ों साल पुराना है और इससे काफी लोगों की आस्था है। लोगों के मुताबिक आश्रम में पर्यावरण का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और वहाँ 1000 से भी ज्यादा पेड़ हैं। उनका ये भी कहना है कि राष्ट्र पक्षी मोर का भी वहाँ सैकड़ों की तादाद में विचरण है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों की सरकार से वार्ता हुई। सरकार से वार्ता में सरकार ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर 7 दिसंबर तक अमल किया जाएगा, जिसके बाद में मंत्रालय कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 और 6 दिसंबर अवकाश पर जाने वाले मंत्रालय कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश अब स्थगित हो गया है। दरअसल 2 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लिया गया। कर्मचारियों की मुख्यमंत्री सचिव तन्मय कुमार से वार्ता हुई, जिसके बाद में उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर जल्द ही अमल किया जाएगा। 7 दिसंबर को कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार से निर्णायक वार्ता होगी। कर्मचारी लगातार 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद कभी अमल किया जाएगा। 7 दिसंबर को कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार से निर्णायक वार्ता होगी। कर्मचारी लगातार 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद कर्मचारी महासंघ ने अवकाश पर जाने का निर्णय लिया। लेकिन अब सरकार से वार्ता के बाद कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश स्थगित कर दिया गया है। हमारी पहले सरकार से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है मंत्रिमंडलीय उपसमिति से, लेकिन अभी नतीजा निकला, इसलिए हमने ये 2 दिवसीय जो सामूहिक अवकाश रखा था 5 और 6, उसको हम सरकार की निर्णयात्मक जो सोच है, निर्णय करने की जो अब एक सोच डेवलप हुई है, उसके आधार पर हम इसको स्थगित करते हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने फिलहाल सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला टाल दिया है, लेकिन देखना अब यह होगा कि 7 दिसंबर को सरकार उनकी मांगों पर अमल करती है या एक बार फिर से मंत्रालय कर्मचारी सड़कों पर उतरते नजर आएंगे। कैश की कमी व कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम हो रहे हैं नाकाफी साबित। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड की स्वैपिंग से खरीदारी करने पर भी ग्राहकों को देना पड़ रहा है अतिरिक्त चार्ज, जबकि केंद्र सरकार ने किया है साफ, 30 दिसंबर तक कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। नोटबंदी के बाद सरकार ने 30 दिसंबर तक डेबिट व क्रेडिट कार्ड से निकासी और खरीदारी को टैक्स रहित कर दिया था, लेकिन बाजार में सिर्फ रुपए, डेबिट कार्ड व अन्य कुछ चुनिंदा बैंकों के कार्डों पर ही छूट मिल रही है। अकेले जयपुर में ही कार्ड स्वैप करने पर एक अनुमान के तहत 30 लाख रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ रहा है। वहीं जयपुर में पीओएस मशीन से करीब 20 करोड़ की बिक्री प्रतिदिन हो जाती है। हर तरह की छूट होने के बाद भी खरीदारी के समय कई बैंक ये चार्ज ले रहे हैं, वहीं दुकानदार ये ग्राहकों से वसूल रहे हैं। कुंदन पठानी का कहना है कि वह सालों से पीओएस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने 30 दिसंबर तक अतिरिक्त चार्ज लेने से मना कर दिया है। ऐसे में हम ग्राहकों से पैसा नहीं ले रहे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में पैसा दुकानदार को देना पड़ रहा है। उन्होंने जो बैंक स्टेटमेंट दिखा है उससे ये साबित भी होता है कि बैंक अतिरिक्त चार्ज दुकानदारों से ले रहे हैं। वहीं अन्य दुकानदारों का भी कहना है कि नोटबंदी के बाद पहले से ही बैंक में भीड़ है, इसके चलते पीओएस मशीन से संबंधित किसी भी शिकायत का जवाब ना तो बैंक से मिल रहा है और ना ही ये किसी भी स्तर पर इस समस्या को समाधान किया जा रहा है। कैशलेस ट्रांजैक्शन पर सभी तरह के टैक्सों को हटा लेने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की मंशा थी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन देश में बढ़े, जिससे काला धन जमा ही ना हो सके। लेकिन इस तरह की कवायद और इस तरह की घटनाओं के बाद लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना शायद पूरी तरह से साकार नहीं हो पाएगा।
नगर परिषद अलवर में होने वाले सफाई के ठेके पर उठे सवाल। पिछले साल 45 लाख के मासिक सफाई ठेके में भ्रष्टाचार और तय सफाई कर्मचारी नहीं देने के लगे हैं आरोप। अलवर में जहां एक और नए सफाई ठेके की प्रक्रिया जारी है, वहीं सिस्टम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सफाई कर्मियों की अधिक संख्या दिखाकर यह गोलमाल होता है। वहीं पीएफ आदि के नियमों की पालना नहीं होने से कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का अंदाजा नहीं लग पाता। नए ठेके में 37 के बजाय 42 वार्ड और 450 की जगह 550 सफाई कर्मी लगाए जाने हैं। उधर शहर में लगभग 50 लाख रुपए मासिक सफाई पर खर्च होता है। इसके बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जहां एक और पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वहीं आमजन साफ सफाई को लेकर भी आक्रोशित है। प्रतिपक्ष नेता नरेंद्र मीणा के अनुसार ठेके के सफाई कर्मी जितनी संख्या में दर्शाए जाते हैं, हकीकत में उतना काम नहीं करते। यदि सभी के पीएफ जमा कराने की व्यवस्था हो तो इसे रोका जा सकता है। वहीं वार्डों में समय पर कचरा नहीं उठने की समस्या आए दिन देखी जा सकती है। अलवर में सफाई ठेके की प्रक्रिया में राजनीति से जुड़े प्रभावशाली लोग भी शामिल होने लगे हैं। ऐसे में फिलहाल अलवर नगर परिषद के ठेके में गंदगी में भी लोगों को माल नजर आ रहा है। कभी राजस्थान का कानपुर कहा जाता था, लेकिन एक एक कर बंद हो रहे हैं उद्योग धंधे और ये छवि धुंधली पड़ती जा रही है। फिर कोटा को झटका लगा है जब 52 साल पुरानी इकाई आईएल बंद हो गई है। ऐसे में अब कोटा शहर में पनप रहा है विरोध, तो विपक्ष बना रहा है इसे मुद्दा। पिछले 2 दशक में कोटा में 300 से ज्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं। शहर की सबसे बड़ी जेके 1997 में बंद हो गई। 2012 में दूसरी बड़ी फैक्ट्री सैमटेल बंद हुई। अब आईएल को भी बंद करने का फैसला कैबिनेट ने ले लिया है। कोटा के इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड को बंद करने के निर्णय पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बंद करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इस साल पहले नवंबर माह में इसके संचालन से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था। केंद्र ने राज्य सरकार को आईएल को अधिग्रहण करने के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन राज्य सरकार ने भी इसके अधिग्रहण से मना कर दिया। इसके बाद केंद्र ने क्लोजर की प्रक्रिया शुरू कर दी। आईएल संचालन के लिए कोटा में आंदोलन भी हुए। सांसद ने लोकसभा में भी मसले को उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने निर्णय नहीं बदला। अब इसे बंद करने का अंतिम निर्णय ले लिया गया है। इसके बाद ही कैबिनेट ने आईएल की पलक्कड़ यूनिट को केरला सरकार को ट्रांसफर करने के निर्णय पर भी मोहर लगा दी है। आईएल के कर्मचारियों की करीब 438 करोड़ की देनदारी भी है। आईएल में यूटीएस, संचार उपकरण और कई इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी उपकरण बनाए जाते थे। कारखाने की बैलेंस शीट के अनुसार ये लगातार घाटे में चल रहा था। एक एक कर बंद होते उद्योगों से कोटा औद्योगिक पैमाने पर पिछड़ता जा रहा है। ये नाकामी है कोटा के जनप्रतिनिधियों की तो नजरअंदाजी है सरकार की। ऐसे में अगर इसी तरह से कोटा के उद्योग बंद होते रहेंगे तो फिर कोटा औद्योगिक रूप से बहुत हद तक पिछड़ता चला जाएगा। कोटा में एक शादी समारोह में बिन बुलाए मेहमानों ने डाल दिया डाका। नकदी से लेकर जेवरात से भरा पर्स कर दिया पार। घटना सीसीटीवी कैमरे से लेकर शादी में चल रहे वीडियो कैमरे में कैद हो गई है। सजे धजे युवक युवती किसी को जरा भी शक न हो इस तरह तैयार होकर शादी में दाखिल हुए हैं। उम्र भी ऐसी कि कोई आसानी से शक ना करे, लेकिन मकसद शादी में हेरा फेरी। ये बंटी बबली की टीम ने पहले तो शादी में 1 घंटे तक पूरी रैकी की और जब मौका मिला तो मार दिया हाथ दुल्हन की मां के बैग पर, जिसमें करीब 2.5 लाख के जेवर और 50,000 की नकदी और 2 मोबाइल फोन थे और हो गए चंपत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। तो ये जोड़ी शादी में चल रहे वीडियो कैमरे की नजर से भी नहीं बच पाए। उन कैमरों में भी इस चोरों की जोड़ी की तस्वीरें कैद हो गई हैं। एफआईआर दी उन्होंने, मैंने अभी कांटेक्ट किया, उनको वापस बुलाया एफआईआर देने के लिए।
उसके अंदर करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास तो ज्वेलरी थी और लाख रुपए कैश के आसपास बता रहे हो। हमें वो संभावना ज्यादा है कि इनको हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करेंगे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों की गैंग की तलाश में जुट गई है। ये लंबे समय से इसी तरह से शादी समारोह में शरीक होते हैं और ज्वेलरी नकदी पर हाथ साफ कर देते हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस के पास इनके चेहरे हैं, कब तक पुलिस इन्हें पकड़ पाती है। NH 11 पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही हुई मौत। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर सीमला गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिकराई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। तीनों युवक यूपी के रहने वाले थे और जयपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तीनों युवक बाइक से जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आ रहे थे। उसी समय किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मृतक दोनों युवकों का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू कर दी। 12 में 15 साल पुराने वाहनों की खैर नहीं। अगर पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो कागजात होंगे सस्पेंड। 12 जिले में 15 साल पुराने 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया अन्य वाहनों की अब खैर नहीं। यदि इन्होंने अपने वाहनों के कागजातों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इनके कागजात सस्पेंड किए जाएंगे। यही नहीं, ऐसी गाड़ियों को चलाते हुए कोई व्यक्ति सड़कों पर पकड़ा गया तो उन गाड़ियों का अनरजिस्टर्ड मानकर चालान बनाया जाएगा। जिले में 28,170 ऐसे 2 पहिया, 4 पहिया एवं अन्य वाहन है जिनकी 15 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी। ऐसे वाहनों का उपयोग अब सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा। जिला परिवहन विभाग द्वारा 15 साल पुराने वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी होने से वाहन मालिकों की चिंता बढ़ गई है। प्रतापगढ़ के एक छात्र के साथ सीकर में अत्याचार। सीकर के एक नामी शिक्षण संस्थान में पढ़ने गया था प्रतापगढ़ का यह छात्र। सीकर से भागकर आए इस छात्र ने सुनाई अपनी पीड़ा, अध्यापकों पर लगाए गंभीर आरोप। सीकर के एक निजी स्कूल से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा कर भागकर प्रतापगढ़ अपने घर आया है और जो वो बयां कर रहा है उसने शिक्षण संस्थाओं की बेरहम व्यवस्था को फिर तार-तार कर दिया है। प्रतापगढ़ के पीपलखूंड का रहने वाला यह छात्र, जिसका नाम अंकुश कलाल है, सीकर के सबलपुरा स्थित एक निजी स्कूल में यह सोचकर पढ़ने गया था कि वहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन इस छात्र और उसके पिता सोहनलाल ने आरोप लगाए हैं कि छात्र बीमार होने के चलते स्कूल नहीं जा रहा था। वह हॉस्टल में सो रहा था, लेकिन 5वें पीरियड के दौरान अध्यापक आए और बिस्तर से पीटते हुए उसे क्लास में ले गए। इसके बाद रूम में बंद कर मुर्गा बना दिया गया। कुछ समय बाद फिर बांस के डंडों से पिटाई की गई। इस तरह बेरहमी से पिटाई करते रहे। इसके बाद छात्र बुरी तरह डर गया और देर रात दोस्तों से पैसे इकट्ठा कर हॉस्टल से भागकर अपने घर आ गया। यहाँ परिजनों को उसने अपनी पीड़ा बताई। छात्र ने परिजनों को पिटाई करने वाले अध्यापकों के नाम भी बताए हैं और अब परिजन सीकर में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। कक्षा 10 है मेरी, मैं स्कूल नहीं गया, इस कारण मैं बीमार होने के कारण रूम में सोया था हॉस्टल में। फिर मैंने बड़े भैया को बोला आप कह देना कर देना, मैं देखते हैं। भैया ने बोला मैं कह दूँगा ठीक है तो सो जा। और फिर 5वें पीरियड में हुआ कंबल उठाया, मेरे को पीछे मारने लगे डंडे से, बात वाले डंडे से मारने लगे। उसके बाद मैंने पूछा सर मेरे से गलती क्या हुई है? उन्होंने बोला क्लास क्यों नहीं लगी? मैंने बोला बीमार हो गया सर मैं इसलिए, नहीं तो नाटक कर रहा है। फिर मारते हुए मेरे को ऑफिस में ले गए। इस छात्र के आरोपों में कितना दम है, यह बात पुलिस की जांच में ही साफ हो पाएगी। बहरहाल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल शिक्षण संस्थाएं बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा दबाव बना रही है, जो कि सरासर गलत है। दहेज लोभियों के चंगुल में फंसी एक अबला खा रही है दर दर की ठोकरें। पिता द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस नहीं ले रही है गंभीरता। पाकिस्तान से अपनी आबरू बचाकर जैसलमेर पहुंचे तोताराम के परिवार का मुश्किलें दामन छोड़ ही नहीं रही हैं।
वहां पाकिस्तान में हो रहे जुल्म सितम से पीछा छुड़ाकर यहां पहुंचे तोताराम ने अपनी बेटी की शादी जैसलमेर के एक गांव में की थी, जहां पर अब दहेज के लालच में बेटी का ससुराल पक्ष आए दिन बेटी को परेशान कर रहा है। कई बार जान से मारने की कोशिश से लेकर तोताराम की बेटी को कई यातनाएं दी गई, जिस पर तोताराम पहले तो समाज के समक्ष न्याय की गुहार लगाने लगा, लेकिन जब वहां से न्याय नहीं मिला तो पुलिस की शरण में गया, लेकिन पुलिस ने भी मामले को हल्के में ही लिया, जिससे तोताराम की बेटी आज भी ससुराल पक्ष की प्रताड़ना झेलने को मजबूर हो रही है। को नहीं थे मैं माज बची नहीं हालत में देखी मैं सही जो को तो यहाँ कहो यार मम्मी हाल है तो मैं मम्मी तो नहीं हाल है मैं धनी लुगा हाला को नहीं था जी भेजिए फेंज लिया वो गया उसे यूटिलिटी ले 15-16 जना भाई ने घटना में थोड़ी खून हालत पद्धति ले आया। मैं कहूँ हमें था खांगा हालत देख लेनी हमें सम थे जाओ खंगा ना जगह बिचिया जामन पड़ा है जमान तू बिचा वहां ना सब ना फ्री का मारो डाडो हीरा ना शामी करके मंत्री होने व प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे करने वाली राज्य सरकार की पोल सीमावर्ती जिले में खुल रही है, जहां एक अबला दहेज लोभियों के चंगुल में फंसी है। एटीएम से कैश गबन करने का मामला, आरोपियों ने गबन किए पैसे से खरीदी थी बोलेरो गाड़ी भी। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी और कुछ घरेलू सामान किया जब्त। मकान में कराए गए कार्यों का भी किया जा रहा है आंकलन। एटीएम में पैसा डालने वाली सीमेंस कंपनी के कर्मचारी द्वारा किए गए 98 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया और पैसों की रिकवरी के लिए पुलिस ने कठोर कदम उठाए हैं। शहर कोतवाल हरि सिंह डायल के नेतृत्व में झुंझुनू पुलिस ने आरोपी सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के पूनिया का वास निवासी ओम प्रकाश और विजयपाल के मकान से गबन की राशि से खरीदे गए घरेलू सामान को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा गबन के पैसों से खरीदी गई बोलेरो जीप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इससे पहले पुलिस आरोपियों से एक कार और 2 बाइक भी जब्त कर चुकी है। शहर कोतवाल हरि सिंह डायल ने बताया कि गबन किए गए पैसों से आरोपियों ने अपने अपने मकानों में कुछ काम भी करवाया था, जिसका विशेषज्ञों से आंकलन करवाया जा रहा है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग की लापरवाही से पिता पुत्री की मौत, 15 मिनट तक करंट से झुलसते रहे पिता और पुत्री, बाइक भी जलकर हुई राख। प्रारंभिक तौर पर जयन पर गिरी गाज, बड़ौदा जीएसएस से जयन केदार को हटाया। झुंझुनू के बगड़ थाना अंतर्गत हेजमपुरा गांव में आज एक दर्दनाक हादसे में पिता पुत्री की जान चली गई। वहीं अजमेर डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। बड़ौदा खुर्द निवासी सेवानिवृत्त सैनिक अनिल अपनी बेटी साक्षी उर्फ अंशु के साथ झुंझुनू से खरीदारी कर अपनी बाइक से वापस गांव लौट रहा था कि हेजमपुरा गांव में बीच सड़क पर विभागीय लापरवाही के चलते 11,000 केवी का तार टूट सड़क पर गिर गया। कुछ मिनट पहले ही तार गिरने के चलते अनिल को तार दिखाई दिया नहीं, तार बाइक पर उलझ गया और पूरी बाइक में न केवल करंट दौड़ गया बल्कि पूरी बाइक व अनिल व उसकी बेटी साक्षी बुरी तरह से झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने लाइन कटवाने के लिए जीएसएस पर फोन किया तो करीब 15 मिनट बाद बिजली की सप्लाई काटी गई। तब तक न केवल बाइक बल्कि पिता और पुत्री के शव भी जल चुके थे। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य दिनेश हुंडा ने इस तरह की लापरवाही पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पीड़ित परिवार को डिस्कॉम की ओर से 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। वहीं जयन को भी तुरंत बड़ौदा से हटाया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। वहीं मौके पर ही शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। बजरी से भरे ट्रैक्टर से कुचलने पर युवक की मौत, परिजनों ने किया मुआवजे की मांग को लेकर कोतवाली थाने के बाहर हंगामा, बिगोद थाना क्षेत्र का मामला। बिगोद थानाधिकारी महावीर सिंह के अनुसार जित्या निवासी पवन कुमार पुत्र राम नारायण शर्मा रविवार को खेत से पैदल घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक बजरी से भरे ट्रैक्टर ने पवन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों व सैकड़ों ग्रामीणों ने बलियास मंगरों मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शव उठाने से इंकार कर दिया। देर शाम तक चले गतिरोध के बीच 7,31,000 रुपए मुआवजा देने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। सोमवार सवेरे मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। करीब 3 घंटे चले प्रदर्शन के बाद उचित मुआवजे के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। सोमवार सवेरे मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल आएंगी जैसलमेर। जैसलमेर के शहीद नरपत सिंह के परिजनों से मिलकर देंगी सांत्वना। असम में उल्फा उग्रवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जैसलमेर के लोंगासर गांव के नरपत सिंह के परिजनों से मिलने के लिए
कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके पैतृक गांव आ रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से बाड़मेर के लिए स्टेट प्लेन से उड़ान भरेंगी और उसके बाद बाड़मेर के उत्तरलाई से हेलीकॉप्टर के माध्यम से करीब 12 बजे लौंगासर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा लौंगासर में अस्थायी हेलीपैड का निर्माण करवाया गया है और शहीद के घर जाने तक ग्रेवल सड़क का निर्माण भी करवा लिया गया है। लौंगासर में शहीद के परिजनों को सांत्वना देने के बाद मुख्यमंत्री शेरगढ़ के खिरजा के लिए रवाना होगी और वहां से जोधपुर होते हुए दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। मुख्यमंत्री राजे की यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लौंगासर गांव में मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अरावली विहार थाना पुलिस ने नोटबंदी की आड़ में कमीशन पर पुराने नोटों के बदले नए नोट देने वाले 3 आरोपियों को 11 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। अलवर में पुराने नोटों को कमीशन पर नए नोटों में बदलने का गोरख धंधा करने वाले 3 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें महेश जैन, लतेश और बद्री प्रसाद शामिल हैं। ये लोग स्कीम 1 और स्कीम 3 के रहने वाले हैं। इन्हें मुखबिर की सूचना पर ईटाराणा ओवर ब्रिज पर अरावली विहार थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया। एसएचओ शीशराम मीणा ने जानकारी दी कि आरोपियों की कार से 8 लाख रुपए के 2-2 हजार के नए नोट बरामद किए गए हैं। वहीं 100 रुपए के पुराने नोट वाली 3 लाख की रकम भी मिली है। बताया जाता है कि यह लोग कमीशन पर नोट बदलने का काम कर रहे थे। पुलिस इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये पैसा कहां से लाए और किसको देने जा रहे थे, यह अभी जांच में सामने आ पाएगा।